की जरूरत होती है। तो आज का जो हमारा पॉइंट होगा बेसिकली ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना होगा। उससे पहले हम एक बार सप्लाई समझेंगे कि जीएसटी के अंदर सप्लाई क्या है, और जितने भी तरीके के ट्रांजैक्शन बिजी में होते हैं, सेल परचेज से लेकर के जनरल पेमेंट की, वो सारी चीजें को देखेंगे। फिर जो भी वेरियस रिपोर्ट्स हैं जो आपके डे टू डे एक्टिविटी में यूजफुल होती है, जीएसटी रिपोर्ट को छोड़ करके बाकी सारी रिपोर्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। जीएसटी रिपोर्ट का जो हमारा कंटेंट होगा वो कल की डेट में होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी प्रेजेंटेशन पे। तो सबसे पहले है कि सप्लाई इन जीएसटी। तो अगर वैट के समय में क्या होता था कि वहां पे सेल और परचेज हुआ करता था। ठीक है, तो वैट के समय में जो है कि सेल या परचेज हुआ करता था, लेकिन जीएसटी में सेल और परचेज को हटा करके इन्होंने सप्लाई कर दिया है। तो सप्लाई में क्या है, सप्लाई कोई भी एक टैक्सेबल इवेंट है जहां पे टैक्स जो है कि चार्ज होगा। सप्लाई में इंक्लूड किया है इन्होंने सेल को, ट्रांसफर को, एक्सचेंज को। कहीं पर भी ऐसा मूवमेंट होता है जहां पर भी किसी भी सर्विस आप ले रहे हैं और वहां पे एक्सचेंज हो रहा है और उसको इन्होंने सप्लाई किया है, चाहे वो सप्लाई इनवर्ड हो या आउटवर्ड हो, तो उस तरीके की कोई भी इवेंट्स टेक्स प्लेस होगी एज अ रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के बीच में, तो वहां पे आपका जो है कि जीएसटी अप्लाई होगा, उस पर जीएसटी चार्ज करना होगा। तो बेसिकली मेन जो फोकस रहेगा इसमें हमारा सप्लाई आउटवर्ड, जिसको हम सेल के रूप में जानते हैं, और सप्लाई इनवर्ड जिसको परचेज के रूप में जानते हैं। मेनली तो सेल या परचेज ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जीएसटी में आप लोगों को ध्यान हो या आप लोगों को पता भी होगा पहले से कि जो आपकी इनकम है उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, जो आपके एक्सपेंसेज हैं उस पर भी आपका जीएसटी लगता है। तो जैसे रेंट हो गया, हाउस रेंट हो गया, या फिर जो है कि अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो फ्रेट पे भी जीएसटी लगने लगा आरसीएम के तरफ से। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपकी आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो सप्लाई आउटवर्ड है वो सिर्फ सेल नहीं है, सेल के अलावा भी और चीजें आती हैं उसके अंदर। सप्लाई इनवर्ड में सिर्फ परचेज ही नहीं है, जो भी आपके एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं जिसपे आपकी जीएसटी चार्ज होती है, तो वो भी आपका सप्लाई इनवर्ड में माना जाएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं लाइव सेशन बिजी के अंदर। बिजी में देखते हैं, सबसे पहले हम बिजी में आपको परचेज की एंट्री बताएंगे। तो परचेज के एंट्री में सबसे पहला हमारा जो पार्ट होगा, परचेज में जो बाइफरकेशन हमने दिया हुआ है, एक तो 3 तरीके से लोग बिजी के अंदर एंट्री करते हैं। एक तो आइटम वाइज परचेज, दूसरा टैक्स इंक्लूडिंग परचेज, तीसरा मल्टी रेट परचेज, इंपोर्ट ट्रांजेक्शन और रिवर्स चार्ज परचेज। तो ट्रांजेक्शन में हमने कंपनी लॉगिन कर लिया अपना, ट्रांजेक्शन में सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। इसमें सबसे पहले हम परचेज पे आते हैं। ठीक है, तो परचेज में जब हमने यहाँ पे ऐड करेंगे, आप इसका शॉर्टकट की भी बना सकते हैं बाय डिफॉल्ट। राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में आपके पास शॉर्टकट कीज का ऑप्शन है, F1, F2, F3। तो जैसे F3 क्लिक करेंगे तो मास्टर ऐड होगा, और F3 क्लिक करेंगे तो ऐड वाउचर होगा। तो जैसे आपने परचेज के लिए कोई शॉर्टकट बनाना है, तो आप परचेज पे आए, एंटर प्रेस किया और ऐड पे क्लिक करने के बाद देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे क्रिएट शॉर्टकट का ऑप्शन है। तो आप अपने अनुसार कोई भी शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप कोई पुराने सॉफ्टवेयर में यूज टू हैं, वहां पे शॉर्टकट यूज करते हैं, तो आप ऐड बटन पे सेलेक्ट करके क्रिएट शॉर्टकट करके जो आपके पुराने सॉफ्टवेयर का शॉर्टकट है वो आप यहाँ पे जैसे शिफ्ट और 1 दबा दिया और सेव कर दिया। ठीक है, तो ये चीजें हम यहाँ पे अपनी कॉम्बिनेशन बना करके शॉर्टकट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने परचेज किया, तो बिजी के अंदर सबसे पहला ऑप्शन पूछता है आपसे सीरीज। बाय डिफॉल्ट आपको मेन मिलेगा, आप जो है कि यहाँ पे मल्टीपल सीरीज बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जीएसटी परचेज किया, तो सीरीज यहाँ पे जीएसटी के नाम से बना सकते हैं। कोई रिटेल परचेज किया या अनरजिस्टर्ड पार्टी से परचेज किया, तो आप सीरीज यहाँ पे आरसीएम की या अनरजिस्टर्ड की आप जो है कि सीरीज बना सकते हैं। तो सीरीज बनाने के लिए क्या करना है आपको, सबसे नीचे की तरफ आपको ऑप्शन मिलेगा वाउचर डिटेल्स का। ठीक है, तो ये जो सारे कन्फिगरेशन में परचेज में बता रहा हूँ सीरीज रिलेटेड चीज, ये सारी ट्रांजेक्शन के अंदर अप्लाई होगी। तो यहाँ पे वाउचर डिटेल्स आता है, आप इस पे क्लिक करेंगे और वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन पे जा करके आप यहाँ पे ये विंडो खुल जाएगी वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन की। परचेज पे जा करके आप ऐड न्यू करके कोई एक नई सीरीज बना सकते हैं। सीरीज का नाम कुछ भी हो सकता है, वो आप अपना बना सकते हैं।
इसके बाद इस सीरीज के अंदर ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, वाउचर नंबरिंग की, वाउचर कॉन्फ़िगरेशन की। जैसे वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे तो इतनी ढेर सारी ऑप्शंस हैं। तो मेनली इसमें ये होता है कि क्या आपको ईमेल भेजना है, एसएमएस भेजना है, नोटिफिकेशन भेजना है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस हैं जो कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी ऑन या ऑफ होती है। तो ये पार्ट रहा हमारा सीरीज का। इसी तरीके से वाउचर नंबरिंग में जाकर के ऑटोमेटिक, मैनुअल या नॉट रिक्वायर्ड जो भी है उसको ऑन कर सकते हैं। तो सीरीज का पार्ट ये होता है यहाँ पे कि आप अपनी ट्रांजेक्शन में बाइफरकेशन ला सकते हैं। जैसे आपको रिपोर्ट देखना है कि टोटल रजिस्टर्ड डीलर से क्या परचेज है, तो आप रिपोर्ट खोलने के टाइम पे सीरीज पे फिल्टर लगा सकते हैं। टोटल आपकी अनरजिस्टर्ड से क्या परचेज रही है तो वो कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेन में ही करके अपनी एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड पार्ट में ये डेट पूछेगा। तो ये डेट बाय डिफॉल्ट आपका, देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने फिर गया वाउचर डिटेल्स में, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, उसके अंदर वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे सेट डिफॉल्ट डेट इन वाउचर एज। तो यहाँ पे था लास्ट वाउचर डेट, जो मैंने लास्ट बिल बनाया था वो रहना चाहिए। अगर हम इसको सिस्टम डेट ले लेंगे तो हमारी सिस्टम डेट के हिसाब से वहां पे डेट ऑटोमेटिक आया करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे ले लिया तो देखिए आज की डेट का ये आ गया यहाँ पे। आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं। वाउचर नंबर मेरा इस सीरीज में मैनुअल है इसलिए कुछ नहीं आया, तो यहाँ पे हम अपनी वाउचर नंबरिंग डाल देंगे। बेसिकली परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो सामने वाली पार्टी की जो भी वाउचर नंबर है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है परचेज टाइप। तो मैंने आपको कल परचेज टाइप बताया था कि क्या यूज में आता है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आई मिलेगा, आई का मतलब हो गया IGST, दूसरा एल मिलेगा, एल का मतलब हो गया लोकल GST, जहाँ पे CGST और SGST चार्ज होगा। तो बाय डिफॉल्ट, वॉइस नहीं आ रहा मेरा, वॉइस मेरे हिसाब से सभी के पास आ रहा है मैम, आपके पास नहीं आ रहा है किसी के पास, तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे परचेज टाइप आ गया। परचेज टाइप में आपको दो चीजें मिलेंगी, IGST, दूसरा LGST। आई का मतलब हो गया कि बिल पे IGST चार्ज होना है, एल का मतलब हो गया बिल पे CGST या SGST चार्ज होना है। तो इसमें हमने ड्रॉप डाउन में ढेर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जनरली क्या यूज होता है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया LGST, तो हमारा जनरली आइटम वाइज, मल्टी रेट या टैक्स इंक्लूसिव तीन सेल टाइप यूज होती है। ये तीन परचेज टाइप यूज होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे LGST 5% ले लिया, इसका मतलब क्या है, जितनी भी आइटम्स मैं परचेज करूंगा इस बिल में वो सारी आइटम्स सिर्फ 5% की रेट से बिलोंग होनी चाहिए। ठीक है। अगर मैंने ऊपर 5% ले लिया तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी आइटम्स इस बिल में मैं परचेज करने जाऊंगा वो सारी की सारी आइटम्स 5% की रेट में होने वाली हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक बार मैं 5% का बिल बना के सेव कर देता हूँ, फिर पार्टी में आए, पार्टी में जितनी भी पार्टी हमारी यहाँ पे होंगी वो सारी ड्रॉप डाउन में आएंगी। तो यहाँ पे चार ग्रुप के पार्टीज यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आती हैं। एक तो सन्ड्री क्रेडिटर का, दूसरा सन्ड्री डेटर ग्रुप का, तीसरा कैश इन हैंड, और चौथा बैंक अकाउंट के ग्रुप। चार ग्रुप के ही पार्टीज यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में नजर आएंगी। ठीक है। फिर राइट साइड में पूछता है ये मेन मटेरियल सेंटर, किस गोडाउन में आप जो है कि अपना आइटम परचेज करने जा रहे हैं। बाय डिफॉल्ट बीजी मेन स्टोर देता है। अगर आपके पास मल्टीपल स्टोर हैं तो आप अपना यहाँ पे दूसरा स्टोर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या F3 प्रेस करके यहीं पे अपना नया स्टोर बना सकते हैं। ठीक है। फिर मेन यहाँ पे होता है ITC एलिजिबिलिटी। कई लोग यहाँ पे गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो मेन यहाँ होता है ITC एलिजिबिलिटी। जो आप परचेज करने जा रहे हैं इसका इनपुट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर इसकी ITC मिलेगी तो किस ग्रुप में मिलेगी, गुड्स एंड सर्विसेज में, सर्विसेज में, या कैपिटल गुड्स में, या इसकी ITC नहीं मिलेगी। तो अगर ITC नहीं मिलेगी तो उसकी एंट्री दूसरी तरीके से होती है, हम बाद में बताएंगे आपको। तो अभी मान लेते हैं कि इसकी इनपुट मिलेगी गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर। फिर नरेशन है, अगर कुछ नरेशन आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। फिर यहाँ पे सारी आइटम्स आपकी ड्रॉप डाउन में नजर आएंगी, आप अपनी आइटम्स को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इनकी जो भी क्वांटिटी है वो आपको डिफाइन करना है, जो प्राइस आपकी परचेज प्राइस है वो आपको यहाँ पे डालना है, और आप यहाँ पे आइटम्स अपनी नीचे की तरफ आते जाएंगे। फिर नीचे बिल सन्ड्री है। तो बिल सन्ड्री में मैंने आपको बताया था कि जो ऊपर की अमाउंट थी उसमें वैल्यू को ऐड करना या वैल्यू को कम करना। ठीक है, तो जैसे मैंने वहां पे LGST 5% लिया है, तो बिल सन्ड्री में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, CGST।
तो बिजी ऑलरेडी इंटेलिजेंस है, जैसे ही आपने पहला बिल सन्ड्री लगाया दूसरे का बिल सन्ड्री अपने आप लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो बिल सन्ड्री होंगी सीजीएसटी की, उसके अंदर आपको ध्यान देना है। बाय डिफॉल्ट बिजी की तरफ से क्रिएटेड है तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मैनुअल क्रिएट करते हैं तो इसका नेचर जो है एडिटिव होना चाहिए और बिल सन्ड्री नेचर सीजीएसटी होना चाहिए। अगर मैं इसको आईजीएसटी लगा करके सेव करूंगा तो बिजी हमें वार्निंग देगा, ये एंट्री हमारी गलत हो रही है। ठीक है, तो इसको ध्यान नहीं देना है आपको, जो बिजी ने दिया हुआ है उसी को सिलेक्ट करना है। दूसरा है कि आपको यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने क्या दिया हुआ है, एक बटन दिया हुआ है यहाँ पे अप्लाई टैक्स F4 का। आप F4 प्रेस करिए, अपने आप जो भी बिल सन्ड्री लगनी होगी वो लग जाएगी। या आप इस बटन पे प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे आकर के नॉर्मल फंक्शन F4 बटन प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड के अंदर, तो वो लग जाएगी। तो ये हो गया कि LGST 5% हमने ऊपर परचेज टाइप लिया, तो इसके अंदर जितनी भी परचेजेस आएंगी हमारी, जितनी भी आइटम होंगी वो सारी 5% टैक्स रेट की होंगी। ठीक है, तो जनरली इसको हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक परचेज के अंदर सिर्फ एक ही रेट का आइटम हो। फिर दूसरा पार्ट आता है यहाँ पे हमारा LGST आइटम वाइज का। जब मैंने इसको आइटम वाइज लिया, आइटम वाइज में क्या होगा कि जैसे ही आपने एक आइटम सेलेक्ट किया और आइटम पर ही टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अगर आइटम के अंदर 5% है तो 5% का टैक्स लगेगा, 28% है तो 28% का टैक्स लगेगा। ठीक है, तो आइटम वाइज का मतलब ये हो गया कि आपका जो टैक्स लगेगा वो आइटम लेवल पे लगेगा। यहाँ पे बिल सन्ड्री में टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बिल सन्ड्री का जो F4 बटन था वो अपने आप हट गया। तो ये पार्ट होता है आइटम वाइज का, कि जो भी जैसे हमने 100 रुपए यहाँ पे डाला था वैल्यू, तो 100 रुपए के ऊपर 5% कैलकुलेट हुआ। अगर मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी 1 डाल दूं तो आप ये देखें आइटम वाइज का मतलब है कि जो परचेज प्राइस आपने डाला है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो 100 रुपए प्लस 5 रुपए टोटल अमाउंट हो जाएगा आपका 105 रुपए। फिर थर्ड सेल टाइप जो यूज होती है वो हमारी होती है LGST टैक्स इंक्लूसिव। टैक्स इंक्लूसिव का मतलब ये हो गया कि जो 100 रुपए है आपका, उसी के अंदर टैक्स आपका इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 100 रुपए यहाँ पे विंडो जो तो जरूर खुलेगा, लेकिन वो आपको ये बता देगा कि 100 रुपए के अंदर ही आपका जो है कि वो 5% का टैक्स इंक्लूडेड है। तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे टैक्स समरी में, तो देखिए टैक्सेबल अमाउंट 95 रुपए 24 पैसे हो गया। तो ये तीन से जो है कि हमारी परचेज टाइप यूज होती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपना ट्रांजेक्शन सेव करते हैं। इंक्लूसिव यूज करते हैं तो इंक्लूसिव यूज करेंगे, आइटम वाइज यूज करते हैं तो आइटम वाइज यूज करेंगे, या अगर आप बिल सन्ड्री में यूज करते हैं तो बिल सन्ड्री में यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मैं आपको एक सेव करके उसकी प्रिंट आउट दिखा देता हूँ। तो एक मैंने जैसे इसको परचेज को सेव किया। ठीक है, तो यहाँ पे जब सेव करेंगे तो जीएसटी रिपोर्टिंग डिटेल्स की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको जरूर ध्यान रखना है कि जिसने सेल किया था आपको, उसका ही वाउचर नंबर डालें। बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि जो वाउचर नंबर आप ऊपर डालते हैं वही उठ के आ जाता है। इन केस ये वाउचर नंबर आपने अपनी रखी हुई है तो यहाँ पे आप डाल दें उसका, जो भी उसने दिया होगा आपको सेल इनवाइस का नंबर। ये इसलिए यहाँ पे सही सेल इनवाइस और परचेज बिल डेट डालना है, क्योंकि जब आप जीएसटीआर 2A रिकंसिलेशन करेंगे या जीएसटीआर 2B रिकंसिलेशन करेंगे तो वहां पे ये आपका यूज में आता है। तो इस विंडो को ब्लैंक नहीं रखना है और जो इन्फॉर्मेशन फिल करना है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए। इसको करके आप इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये सेव हो गया हमारा परचेज का बिल। अब इसमें हम इससे सेव हो गया, इसने प्रिंट वगैरह के लिए कुछ नहीं पूछा, क्योंकि हमने वाउचर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन ऑन नहीं किया था कि ये बिल सेव होने के बाद मुझसे ईमेल के लिए पूछे या एसएमएस के लिए पूछे या फिर प्रिंटिंग के लिए पूछे। तो मैंने अगर इसको यस कर दिया और इसको सेव कर दूंगा तो हमसे फिर प्रिंट के लिए पूछेगा। ठीक है, तो प्रिंटिंग देखिएगा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है बाय डिफॉल्ट। आप इसको प्रीव्यू यहाँ पे मैं करता हूँ, ये भी कॉन्फ़िगरेबल है, कई चीजें इसमें लोगो वगैरह आप डाल सकते हैं। तो ये देखिएगा जब ये इनवाइस हमारा प्रिंट होता है तो मैंने LGST 5% लिया था सेल टाइप, तो हमारा जहाँ जो ये बिल इस तरीके से प्रिंट हुआ, मतलब ये जो टैक्स लगा था बिल सन्ड्री वो इस तरीके से प्रिंट हुआ। ठीक है, अब इसी इनवाइस की सेल टाइप को मैं चेंज कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे LGST 5% से आइटम वाइज ले लिया और यहाँ से मैं अपना टैक्स की बिल सन्ड्री हटा देता हूँ। तो ये अब ये जो आपकी इनवाइस प्रिंट होगी वो कैसे प्रिंट होगी, ये अब आपकी देखिए आइटम लेवल पे टैक्स परसेंटेज और टैक्स अमाउंट का पार्ट आ जाएगा।
ठीक है। लेकिन कई लोगों की क्या रिक्वायरमेंट होती है कि ये तो ठीक है, लेकिन मुझे जो टैक्स अपना इनवॉइस में प्रिंट कराना है वो नीचे ही प्रिंट कराना है बिल सन्ड्री में। तो उसके लिए हमने क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक सेल टाइप और है, जैसे ये आइटम वाइज है उसी के नीचे एलजीएसटी मल्टी रेट दिया हुआ है। एलजीएसटी मल्टी रेट में क्या करेगा कि जो भी रेट की आपकी आइटम ऊपर होंगी, आप यहाँ पे F4 प्रेस करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो सभी बिल सन्ड्रीज को लगा देगा। आइटम के अंदर जो टैक्स रेट हमने डिफाइन किया होगा, देखिए आइटम मॉडिफाई करना है तो आपको यहाँ पे ऑल्ट एम प्रेस करना है, एम फॉर मॉडिफाई। आप यहीं से ऑल्ट एम प्रेस करके आइटम्स की टैक्स कैटेगरी जो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस आइटम में 18% था, ऊपर वाले आइटम में 5% था, तो बिल सन्ड्री में ये लग गया 2.5% और 9% अब आप इसको सेव करके प्रिंट करेंगे तो आपकी जो प्रिंट आउट आएगी वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, तो ये होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी यूज किस तरीके से है, तो आप अपना उस हिसाब से सेल टाइप को या परचेज टाइप को यूज कर सकते हैं। मैंने परचेज टाइप को एक्सप्लेन करने में टाइम लगाया है, तो सेल टाइप को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिल्कुल एग्जैक्ट यही होता है। ठीक है, अब ये तो रहा हमारा परचेज। तो परचेज में हमने बताया था आपको आइटम वाइज परचेज का, और मल्टी रेट का बता दिया कि बिल सन्ड्री में इस तरीके से लग जाएगा, और टैक्स इंक्लूडिंग का बता दिया। अब एक मैं नया परचेज बनाता हूं, एक आरसीएम का परचेज। कोई आप मान लीजिए फ्रेट की सर्विस आपको मिली हुई है, जो आपने बाई किया है वो ट्रांसपोर्टर से बाई किया है। तो यहाँ पे वैसे फ्रेट की जो आरसीएम की एक्सप्लेनेशन है वो कल की हमारी क्लास में होगी, मैं यहाँ पे फिर भी बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक सेल टाइप मिलेगी आपको एलजीएसटी अनरजिस्टर्ड आरसीएम। ठीक है, एक परचेज टाइप क्या मिलेगी आपको यहाँ पे, एलजीएसटी अनरजिस्टर्ड आरसीएम। अगर आपकी कंपनी में ये ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपना F3 प्रेस करके नया परचेज टाइप बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आपने यहाँ पे F3 प्रेस करके नया परचेज टाइप बनाया तो आप मान लीजिए आरसीएम ले लेना है ऊपर आपको, और टैक्सेशन टाइप के अंदर सिर्फ आपको अनरजिस्टर्ड ऑब्लिक आरसीएम को सिलेक्ट करके सेव कर देना है। अगर लोकल का है तो लोकल, इंटर स्टेट का है तो इंटर स्टेट। ठीक है, तो आरसीएम परचेज टाइप के लिए यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ऑब्लिक आरसीएम आपको सेलेक्ट करना है। बाय डिफॉल्ट बिजी ने दिया हुआ है, आप इसको सेलेक्ट करके अपनी जो भी पार्टी है उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे सेम चीज पूछेगा कि आईटीसी एलिजिबिलिटी क्या है, इनपुट गुड्स या सर्विसेज, रिवर्स चार्ज बेस्ड ऑन डेली लिमिट, क्योंकि ये पहले रिक्वायर्ड था, अब आरसीएम का इस तरीके की रिक्वायरमेंट बंद हो गई है कंपलसरी, तो अभी हमें कंपलसरी लेकर के चलना है। बाकी इनकी जो भी एक्सप्लेनेशन है वो कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज कंपलसरी ले लिया, कोई भी आइटम हमने ले लिया यहाँ पे, और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, देखिए अब जैसे ही हमने अनरजिस्टर्ड आरसीएम लिया यहाँ पे, तो जरूर ये आइटम आपके 5% वाली थी, लेकिन टैक्स वगैरह कुछ नहीं लगा है यहाँ पे। ठीक है, आप सेव कर देंगे, क्यों, क्योंकि जिससे भी हमने मान लीजिए अनरजिस्टर्ड पार्टी से बाई किया है वो टैक्स लगा के नहीं देगा। जो ट्रांसपोर्टर होता है, जो ट्रांसपोर्टर अपनी सर्विस देता है, तो वो भी टैक्स लगा के नहीं देता, लेकिन इनवाइस पे जरूर टैक्स दिखाता है। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया। तो आरसीएम की ये फर्स्ट एंट्री है, सेकेंड एंट्री भी होती है। तो सेकेंड एंट्री को मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो कल की डेट में बताऊंगा, क्योंकि ये आरसीएम का एक टॉपिक ही थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद जो थर्ड टाइप की फोर्थ टाइप की परचेज आती है वो इंपोर्ट की आती है। तो हमने जैसे कोई बाहर से सामान इंपोर्ट करवाया है, तो उसकी ट्रांजेक्शन फीड करने के लिए हमारे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट परचेज टाइप तो अवेलेबल है इंपोर्ट के नाम से, आप देखें आईजीएसटी इंपोर्ट के नाम से परचेज टाइप अवेलेबल है। इन केस अगर आपके कंपनी में नहीं है तो आप F3 प्रेस करके नया बना सकते हैं। नया बनाने में क्या करना है आपको, इंटर स्टेट और टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में इंपोर्ट, अगर हम इंपोर्ट नहीं लेंगे तो जीएसटीआर 3B के इंपोर्ट में नहीं जाएगा और जीएसटीआर 2 के इंपोर्ट वाले सेक्शन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे चीजों की ध्यान देने की जरूरत होती है। यहाँ पे जो पार्टी होगी वो बाहर की होगी, और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड होगा। ठीक है, अनरजिस्टर्ड करने के बाद कई लोग क्या करते हैं, इसमें आधार नंबर डाल देते हैं। तो अगर अनरजिस्टर्ड है तो कुछ नहीं, ये ब्लैंक होना चाहिए। ये ब्लैंक करके हम इसको पार्टी को अपने सेव कर देंगे। इसके बाद जो भी आपकी आइटम्स आपने इंपोर्ट करी है उन आइटम्स को सेलेक्ट कर लीजिए, और इस आइटम पे कोई टैक्स लगता है
या इंपोर्ट भी दो तरीके से होती है, एक तो टैक्सेबल इंपोर्ट होती है, एक एग्जेम्प्टेड इंपोर्ट होती है। जिस तरीके की आप ट्रांजैक्शन इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उस पे आईजीएसटी लग रहा है। क्योंकि अगर मैं इंपोर्ट की भी बात करूं तो ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम सिर्फ एक वीडियो में इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी कस्टम ड्यूटी लगती है और भी चीजें लगती हैं, तो अभी हम कस्टम ड्यूटी वगैरह को इग्नोर कर रहे हैं। अभी मेरा यहाँ पे बताने का सिर्फ मकसद है कि परचेज टाइप क्या सिलेक्ट करना है। बाकी इंपोर्ट की जो एंट्री होती है वो खुद ही उसमें 20 से 25 मिनट का टॉपिक है, तो वो उसको मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। मैं आपको लिंक दे दूंगा कि आप कहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगता है, बाकी और भी चीजें लगती हैं। तो अभी मान के ये चलते हैं कि कुछ नहीं लगा, सिर्फ आईजीएसटी लग रहा है इंपोर्ट का, और इसको हम सेव कर देंगे। पोर्ट कोड भी पूछता है, तो पोर्ट कोड वगैरह की डिटेल्स हम नेक्स्ट में देखेंगे, या हम आपको हेल्प डॉक्यूमेंट दे देंगे। तो ये होती है हमारी इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन। इंपोर्ट की ट्रांजेक्शन परचेज की इस तरीके से होती है। अब हम आते हैं सेल्स के ऊपर। तो सेल्स में भी सारा पार्ट बिल्कुल सेल का अपोजिट ही होता है। यहाँ पे हमारे पास ढेर सारी सेल टाइप अवेलेबल है, डिपेंड करता है कि सीरीज हमने बनाई हुई है, किस तरीके की ट्रांजेक्शन हम यूज करने जा रहे हैं, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो सीरीज का बेसिकली ये मतलब होता है कि आप अपनी ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट में बाइफरकेट कर सकें कि एक पर्टिकुलर सेक्शन का क्या डेटा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो फ्लोर ही है, फ्लोर 1 फ्लोर 2 दोनों पे बिलिंग होती है, तो आप फ्लोर 1 की सीरीज बना लीजिए, फ्लोर 2 की सीरीज बना लीजिए, तो आपको सेल्स का बाइफरकेट मिल जाएगा कि फ्लोर 1 पे कितनी सेल हुई आज, फ्लोर 2 पे कितनी सेल हुई आज। तो ये सीरीज का बेसिकली मतलब यही है, बाइफरकेशन के लिए रिपोर्ट्स में आप बाइफरकेशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज आती है, वाउचर डिटेल्स में जा करके, वाउचर सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में जा करके आप अपनी कोई नई सीरीज बना लें। ठीक है, तो मैं कोई नई सीरीज नहीं बनाऊंगा। तो यहाँ पे एक तरीके से मान लीजिए मैंने टैक्स को सिलेक्ट किया, टैक्स में यहाँ पे देखिए वाउचर नंबरिंग है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है, रीनंबरिंग फ्रीक्वेंसी ईयरली। अगर आपको ईयर्स वगैरह कुछ लगाने हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे वाउचर नंबरिंग की सारी सेटिंग कर सकते हैं कि आपकी वाउचर नंबर जो आए डेली बेसिस पे वो किस तरीके से आए। फिर यहाँ पे आता है आपका वाउचर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में कई चीजें हैं यहाँ पे, इसको भी अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो अच्छा टाइम लगेगा, तो इसमें कुछ सेलेक्टेड चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहला चीज, क्या बिल सेव होने के बाद आपसे प्रिंट करने के लिए पूछे, तो जैसे ही कोई नई कंपनी क्रिएट करते हैं आप, तो भी ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है। आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो वो पूछता है कितनी फॉर्मेट में प्रिंट करनी है आपको, एक फॉर्मेट में या मल्टीपल फॉर्मेट में। तो मैक्सिमम आप 4 फॉर्मेट में प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 4 फॉर्मेट की बात आती है, तो ये यूज होती है होटल इंडस्ट्रीज में, जहाँ पे कि एक पहले टैक्स इनवाइस भी प्रिंट होता है, फिर छोटी छोटी पर्चियां प्रिंट होती है कि जा करके आप उस काउंटर से सामान ले लीजिए, तो वहां पे यूज में आता है। तो अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 रहेगा। किस फॉर्मेट से आपको अपनी इनवाइस प्रिंट करनी है, स्टैंडर्ड से या हाफ पेज से, 3 इंच वाले फॉर्मेट से, तो जो भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट करते हैं उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट फॉर प्रिंटिंग आफ्टर सेविंग, जैसे ही बिल सेव हो तो क्या आपसे वो प्रॉम्प्ट करे, पूछे आपसे कि प्रिंट करना है या नहीं। बाय डिफॉल्ट यस होता है, अगर आप नो कर देंगे तो आपसे पूछेगा ही नहीं कि आपको प्रिंट करना है या नहीं। फिर नीचे पूछता है सो प्रिंट ऑप्शंस, ऑप्शन प्रिंट ऑप्शन मतलब आपसे पूछे प्रिंट करना है या नहीं। आप इन दोनों ऑप्शन को नो कर देंगे तो जैसे ही बिल सेव होगा वो प्रिंट आउट निकाल के दे देगा। फिर पूछता है यहाँ पे स्पेसिफाइड डिफॉल्ट नंबर ऑफ कॉपीज, कितनी कॉपी प्रिंट करनी है, 1 कॉपी, 2 कॉपी, 3 कॉपी, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका ऑप्शन यूज में आता है। फिर क्या आता है यहाँ पे, सेंड ईमेल आफ्टर सेविंग। तो अगर आप कोई टैक्स इनवाइस सेव कर रहे हैं तो क्या आपको उसको ईमेल करना है, तो आप इसको यस कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर में जा करके वही चीज पूछेगा कि कौन से इनवाइस फॉर्मेट से भेजना है। फिर नीचे पूछेगा सेंड टू पार्टी, क्या पार्टी को भेजना है, मतलब जिस पार्टी को आप सेल इनवाइस बना रहे हैं उसको भेजना है या नहीं, तो आप इसको नो या यस कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बीसीसी टू सेल्फ, आप इसको जरूर यस करिए। आप इसको यस करेंगे तो एक पीडीएफ की कॉपी आपकी अपनी मेल आईडी पर आ जाएगी, या मेरा तो सजेशन ये होगा कि आप जो है अपनी एक कोई नई मेल आईडी बना दीजिए, और उस मेल आईडी पे आपकी जितनी भी टैक्स इनवाइस इश्यू होती जाएं वो वहां पे अपने आप आती रहेंगी। तो आप यहाँ पे इस पर्पज को यूज कर सकते हैं, अगर आप पार्टी को नहीं भेजना चाहते हैं, लेकिन जरूर आप अपना यूज करें। अगर आपके पास स्टैंडर्ड ऑनवर्ड है तो ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का फीचर जो है कि फ्री में यूज कर सकते हैं, आप अपनी जीमेल आईडी या याहू की आईडी को यूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हो गया आपका ईमेल के लिए। किसी भी एक ऑप्शन को आप यहाँ पे यस करके सेव कर सकते हैं।
इसी तरीके से फिर है सेंड एसएमएस आफ्टर सेविंग। एसएमएस की कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं कि बिल सेव होते ही एसएमएस चला जाए, तो आप उसको यस कर सकते हैं। बाकी सेम कॉन्फ़िगरेशन है जैसा है ईमेल का। फिर ये आता है सेंड नोटिफिकेशन टू बिजी वीएनएस आफ्टर सेविंग। ये जो मैंने कल बताया था कि एक मोबाइल ऐप है बिजनेस नोटिफिकेशन सर्विस एप्लीकेशन, इसको आप समझ सकते हैं कि ये बिजी का व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, तो आप इसको यस कर सकते हैं। फिर इसमें पूछ रहा है कि किस फॉर्मेट से कौन सी फॉर्मेट की पीडीएफ पार्टी के पास जाए, वही चीज है, प्रॉम्प्ट पूछे ना पूछे, सेंड टू पार्टी, और यहाँ पे सेंड टू सेल्फ भी डाल सकते हैं। सेंड टू सेल्फ का मतलब हो गया, अगर आप पार्टी को नहीं भेजना चाहते कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल नंबर पे जरूर इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसको प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया सेंड टू सेल्फ। और अगर पार्टी को भी यस करेंगे तो आपको क्या करना होगा, जो भी पार्टी है आपकी उसको ये मोबाइल ऐप रजिस्टर करवाना होगा। मैंने इसको सेव कर दिया। और इसी तरीके से और भी कॉन्फ़िगरेशन है जो कि, तो यहाँ पे मैं एक बार टैक्स इनवाइस को सेलेक्ट करके मैं बिल बनाता हूँ। सेल टाइप भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने अभी परचेज टाइप में डिस्कस किया, तो इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। मैंने यहाँ पे एलजीएसटी आइटम वाइज लिया। मैंने यहाँ पे कैश भी को भी बना सकते हैं या कोई पार्टी ले सकते हैं। मान लीजिए मैं कैश को बिल बना रहा हूँ। मैंने सेव किया है इसको, तो ये हमसे पूछ लिया कि आपको इनवाइस प्रिंट करना है, मैंने बोला जी यस। अगर ये सारे ऑप्शंस मैंने वहां पे ऑप्शनल नहीं छोड़े होते तो बिना पूछे वो प्रिंट कर लेता। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आइटम वाइज बिल बनाया तो इस तरीके से प्रिंट आया है। इसमें आप अपनी कंपनी का लोगो भी लगा सकते हैं। आप अपनी जो है कि बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे फीड कर सकते हैं। तो कंपनी का लोगो और बैंक डिटेल्स कैसे फीड होगा वो मैं भी आपको बता देता हूँ थोड़ी देर में। तो ये हो गया, यहाँ पे प्रिंट होने के बाद पूछ रहा है सेंड ईमेल। तो ईमेल के लिए सबसे पहले तो हमें बिजी के अंदर ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। ठीक है, फिर ये पूछ रहा है हमसे सेंड नोटिफिकेशन, तो उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो एक बार हम ये देख लेते हैं कि ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी। तो आप कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू पे आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको ईमेल कॉन्फ़िगरेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सेंड डायरेक्टली एसएमटीपी सर्वर में। अगर आपकी जीमेल आईडी है तो smtp.gmail.com, यूजर नेम इसमें में आप याहू smtp.mail.yahoo.com, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं व्हाट इज द smtp सर्वर नेम फॉर याहू, तो मिल जाएगा आपको, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूजर नेम में आपकी अपनी मेल आईडी हो जाएगी और पासवर्ड में आपकी अपनी मेल आईडी का पासवर्ड हो जाएगा। पोर्ट 465 होगा। ठीक है, फ्रॉम में आप अपने कंपनी का नाम डाल देंगे। रिप्लाई टू में आप अपनी मेल आईडी डाल देंगे। अगर आपको हेडर में मेल ग्रीटिंग्स वगैरह लिखना है, फुटर में लिखना है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी मेल आईडी नहीं डाल रहा हूँ अभी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेंड थ्रू माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, क्योंकि मेरे सिस्टम पे आउटलुक कॉन्फ़िगर्ड है तो मेरा वहीं से चला जाएगा। ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा बीएनएस के लिए आपके पास बिजी 18 ऑनवर्ड होना चाहिए या बिजी 21 होना चाहिए। तो उसमें आप जाओगे कॉन्फ़िगरेशन में फीचर ऑप्शन, उसमें आप आओगे जनरल टैब, और इसमें मिलेगा आपको ऑप्शन इनेबल बिजी डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, इसको आपको यस करना है। ठीक है, ये प्रोसेस तभी यूज कर पाओगे, देखिए यहाँ पे बीएलएस लिखा हुआ है रेड कलर में, जब आपका ऊपर बीएलएस डेट एक्टिव हो। अगर बीएलएस एक्सपायर हो गया तो आप ये फीचर यूज नहीं कर पाएंगे। फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाकर के आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू आईडी करना है। ठीक है, तो क्रिएट न्यू आईडी जैसी मेल आईडी क्रिएट होती है उसी तरीके से आईडी क्रिएट होती है। जैसे मान लीजिए 01 के नाम से कोई एक मेल आईडी बनी हुई है, उसी नेम से हम बनाएंगे तो नहीं बनती। इसी तरीके से आप अपनी मेल आईडी बना सकते, यहाँ पे एक नई आईडी बनाएंगे। तो जैसे नॉर्मल है मेल आईडी आप बना लेंगे, यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। मेरा बना हुआ है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो उस कंपनी की जो भी डिटेल्स होगी वो आ जाएगी यहाँ पे। बनाने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपको और कोई नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करना है, बस आपको यहाँ पे आके सेव कर देना है। सेव करने के बाद अब मैं आता हूँ सीधे अपने मेल पे, अपनी ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, मैं इसको सेव करने जा रहा हूँ।
यहाँ से प्रिंटिंग पूछ लिया मेरे से, मैंने प्रिंटिंग को बोला जी नहीं प्रिंट नहीं चाहिए, सेंड ईमेल। ये सारा ऑप्शन ना पूछे, आप बिना पूछे भेज दे तो वो कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने बताया, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो मैंने बोला ईमेल, तो पार्टी का ईमेल होता तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर चला जाता। मेल आईडी नहीं है तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं। ठीक है, सीसी बीसीसी यहाँ पे सब कुछ आप डाल सकते हैं। मैंने इसको सेंड किया तो मेल एक पीडीएफ की फॉर्म में हमारी जो है कि पार्टी के पास आ जाएगी। यहाँ पे एरर दे दिया, कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन की रीजन हो सकता है। अभी आता है आपका सेंड नोटिफिकेशन। ठीक है, सेंड नोटिफिकेशन के सबसे लिए अब पहले आपको जो मैंने बताया कि आपको जनरल टैब में जाकर के बीडीएफ आईडी क्रिएट करनी है। वो करने के बाद आपको अपने मोबाइल के ऊपर बिजी बीएनएस ऐप को डाउनलोड करना है और उसको अपने मोबाइल ऐप के ऊपर इंस्टॉल करना है। तो ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है और आपका आईओएस के ऊपर भी अवेलेबल है। तो मैं अभी अपने फोन को जो है कि एनीडेस्क से कनेक्ट करके ऑनलाइन भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो आएगा। ठीक है, तो मैंने बोला सेंड नोटिफिकेशन, यस। तो फिर ये पूछता है किस नंबर पे जाना है, तो यहाँ पे हम अपना जो भी पार्टी का नंबर या अपना ओन नंबर होगा वो डाल देते हैं। कंपनी का शॉर्ट नेम क्या है वो डाल देंगे और इसको कर देंगे सेंड। इसकी भी कन्फिग्रेशन होती है, ये विंडोज स्पेसिफिक होती है। इसने बोल दिया नोटिफिकेशन सेंड सक्सेसफुली, मेरे मोबाइल पे आ गया है। मैं एक बार एनीडेस्क से कनेक्ट करके आपको दिखा भी देता हूँ। तो ये जो बीएनएस एप्लीकेशन है इसको तो आप कस्टमर को भले ना यूज कराएं, अगर आप ओनर हैं तो जरूर जो है कि इसको यूज करिए, क्योंकि कोई भी बिल बनेगा आपके पास तो वो तुरंत आपके पास उसका पीडीएफ कॉपी आ सकता है। आप उसको व्हाट्सएप पे मेल से कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं। टेक्निकल इश्यूज की वजह से फोन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एक नोटिफिकेशन एप्लीकेशन जो है कि सीधे इस पे आ जाएगा। अगर मैं ट्राई करता हूँ कनेक्ट होगा तो हम उसको देख लेंगे। तो बीडीएफ वो मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर एक आपकी पीडीएफ फॉर्मेट आ जाएगी जो कि आप उसको फिर अपने मोबाइल के जरिए शेयर कर सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से जो है कि बिजनेस ओनर के लिए बहुत ही हेल्पफुल एप्लीकेशन है जो कि आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सेल और परचेज की ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। फिर हम सेल रिटर्न पे आएंगे तो सेल रिटर्न में भी सारी चीजें सेम है, कोई सेल से अलग नहीं है। यहाँ पे सेल टाइप बिल्कुल सेम वही चीज है। जब आप इसको सेव करने जाएंगे पार्टी को सेलेक्ट करके तो यहाँ पे बस एक अलग से विंडो खुलेगी ओरिजिनल सेल डिटेल्स की, जो कि आपको वाउचर नंबर और डेट डालना कंपलसरी था मेरे हिसाब से अक्टूबर ऑन से पहले तक। क्योंकि अगर आपकी पार्टी रजिस्टर्ड होती थी तो उसका ओरिजिनल वाउचर नंबर आपको डालना कंपलसरी था। लेकिन जीएसटीआर 1 में जो है कि चेंजेस आ गए हैं, तो वो आपकी मर्जी है आप इसको डालें या ना डालें।
आप इसको डाल भी सकते हैं, डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपकी GSTR1 के रिटर्न पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बाकी सारी ट्रांजेक्शन उसी तरीके से सेव होगी जैसे हमने सेल्स के अंदर देखा। सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी सबकी। फिर परचेज रिटर्न में भी सेम है, परचेज रिटर्न में भी वही एक विंडो खुल जाएगी आपकी यहाँ पे ओरिजिनल वाउचर नंबर की, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं या आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो GSTR2 है, वैसे GSTR1 में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप पे, पेमेंट के ऊपर। ठीक है, पेमेंट के ऊपर दो चीजें मिलेंगी यहाँ पे आपको। वाउचर सीरीज भी वही है, आप अगर फिल्टर चाहिए होगा तो आप बना सकते हैं। और यहाँ पे देखिए वाउचर नंबर हाईलाइट नहीं हो रखा है क्योंकि हमने उस फीचर को ऑन नहीं किया। फिर यहाँ पे जीएसटी नेचर है, तो ढेर सारे जीएसटी नेचर आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ जीएसटी नेचर को देखेंगे और कुछ को हम कल देखेंगे। तो मेन जो आता है कि जैसे मान लीजिए मैंने सबसे पहले किसी पार्टी से परचेज किया, परचेज करने के बाद मैं उसकी पेमेंट कर रहा हूँ, तो उस टाइप के ट्रांजेक्शन को यहाँ पे हमें लेना है नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल। मैंने क्या किया, मैंने पार्टी से परचेज किया, परचेज करने के बाद उसको पेमेंट कर रहा हूं, तो यहाँ पे आएगा नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज देखिए, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप पेमेंट वाउचर पे आ रहे हैं तो डी आता है, पहले डी आता है, मतलब डेबिट वाले अकाउंट्स आएंगे। तो डेबिट वाले अकाउंट्स में आपके पास सारी आपकी पार्टीज या जो एक्सपेंसेस वाले अकाउंट्स होंगे वही दिखाई देंगे। तो हमने उसको सेलेक्ट किया, जो भी अमाउंट था वो। फिर नीचे बाय डिफॉल्ट क्रेडिट आएगा, और क्रेडिट में आपको सिर्फ दो अकाउंट नजर आएंगे, कैश वाले ग्रुप के और बैंक वाले ग्रुप के। तो आप इसको सेलेक्ट करके अपनी एंट्री को सेव कर लेंगे। तो यहाँ पे नरेशन आप आगे डाल सकते हैं, शॉर्ट नरेशन, या नीचे आपके पास लॉन्ग नरेशन होता है वो भी आप डाल सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पेमेंट वाउचर के अंदर आपको डेबिट क्या करना है, क्या करना है वो ध्यान नहीं रखना है। अगर आप नॉर्मल इसको यूज करेंगे तो क्रेडिट में सेकंड टाइम पे वो देखिए सिर्फ दो ही ग्रुप के अकाउंट को दिखाई देगा, इधर कैश या बैंक, जो कि आपको जनरली और कहीं अवेलेबल नहीं मिलेगा। आप इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो भी हमने वाउचर कन्फिगरेशन में किया था, हमें मेल करना है, पेमेंट करना है, मेल करना है या मैसेज करना है, वो सारी ऑप्शंस आपसे पूछ लेगा, प्रिंट करना है वो सारी ऑप्शन पूछ लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे जीएसटी नेचर। तो जीएसटी नेचर में एक आता है रजिस्टर्ड एक्सपेंस B2B। बिजी 21 से पहले, मतलब बिजी 18 तक आप इस एक्सपेंसेस को पेमेंट वाउचर में बुक जनरली नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि आपकी जो पार्टी हुआ करती थी उस पार्टी का जीएसटी नंबर चाहिए होता था, और जीएसटी नंबर तभी आएगा जब आप एक पार्टी बनाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सभी से, प्लीज अपना माइक को म्यूट करें प्लीज। तो बिजी 18 तक क्या होता था कि जो रजिस्टर्ड एक्सपेंस थे, मान लीजिए आपकी जो एक्सपेंसेस थी बैंक की, उसको आप यहाँ पे बुक कर सकते थे कि जो भी उन्होंने मंथली या जो भी उनका ट्रांजैक्शन चार्ज होता था, जिसपे उन्होंने जीएसटी चार्ज किया था बैंक वालों ने, तो उसकी एंट्री आप यहाँ पे कर सकते थे। बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट, बैंक चार्जेस डेबिट। तो इसके अंदर बैंक चार्जेस के अंदर आपको अकाउंट मॉडिफाई करके आपको बताना होता था कि इसमें जीएसटी एप्लीकेबल है, और जीएसटी एप्लीकेबल है तो इसके अंदर क्या टैक्स रेट था, उसका एसएससी कोड क्या था, वो आप यहाँ डालेंगे। आईटीसी एलिजिबिलिटी क्या थी, और इस पे आरसीएम नॉट एप्लीकेबल था, तो आप इसको यहाँ पे करके सेव करना होता था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेबिट करके बैंक चार्जेस को डेबिट किया। ठीक है, फिर क्योंकि ये इनपुट है हमारा, तो यहाँ पे सीजीएसटी लगा या आईजीएसटी लगा तो वो हमें यहाँ पे लेजर लेना है। तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट उसने 1000 रुपए पे 8 जो भी परसेंटेज था आपका 9% वो कैलकुलेट कर लिया। फिर क्रेडिट कर देंगे हम अपने बैंक अकाउंट को। तो बैंक अकाउंट के अंदर आपका यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए था और उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे मान लीजिए डाल के इसको हम सेव कर सकते थे। तो पहले तो यही होता था कि आप इसको यहाँ पे एंट्री कर लीजिए। इन मेरा कहने का मतलब ये है कि पेमेंट वाउचर में भी आप अपनी इनपुट की एंट्री कर सकते थे, लेकिन उसके लिए आपको लेजर बनाना पड़ता था पार्टियों का। बैंक के अंदर आप जैसे बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वो दिल्ली का भी हो सकता है, दूसरे स्टेट का भी हो सकता है। ठीक है, आपका जो ब्रांच है मान लीजिए वो दिल्ली का ही है,
लेकिन आपने कोई ऑनलाइन चीजें खरीदी, जो टैक्स इनवाइस मिला वो दूसरे जीएसटी नंबर का मिल गया, दूसरे स्टेट का मिल गया, तो आपको क्या करना होता, फिर आपको यहाँ पे एक और बैंक अकाउंट बनाने पड़ते थे, जिसकी अब यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब आप इसको सेव करोगे तो यहाँ पे देखिए जीएसटी रिपोर्ट बेसिस का हमने ऑप्शन दे दिया है, एज पर पार्टी मास्टर, मतलब जो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बताया है उसके अंदर से उठा ले, या एज स्पेसिफाइड बिलो, हमारा कुछ भी नाम हो सकता है। मैंने बोला ABCD, टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड है, हाँ जी, किस स्टेट का है मैंने बता दिया जी यूपी का है, और यहाँ पे मैं यूपी का जीएसटी नंबर डाल करके सेव कर दूंगा, तो मेरी यहाँ से वो आईटीसी की एंट्री बन जाएगी प्रॉपरली। मुझे जो है कि अलग से कोई बैंक अकाउंट या कोई नया अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये हमने ऑप्शन बिजी 21 के अंदर प्रोवाइड किया है। इसको फिर आप सेव करेंगे, उन्होंने उनकी जो इनवाइस नंबर थी वो आप डालेंगे, और आप इसको नॉर्मल आप इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये मेरे को मैसेज दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन गलत लिया है, स्टेट तो उत्तर प्रदेश लिया, लेकिन यहाँ पे CGST SGST लगाया हुआ है। तो इस तरीके से आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी नॉट एप्लीकेबल तो क्लियर है कि जो हमने परचेज करी थी उसकी पेमेंट कर दी, मतलब जीएसटी से कोई मतलब नहीं है उसका। और ऐसे एक्सपेंसेस जिसपे जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, बट मुझे उस पार्टी का जो है लेजर क्रिएट नहीं करना है, जैसे मैंने कोई डेली बेसिस पे एक्सपेंस किया, या मान लीजिए मैं टूर पे गया था घूमने, वहां पे कुछ सामान दिखा जो बिजनेस पर्पज के लिए हेल्पफुल था, तो मैंने वहां पे बाई कर लिया, मैं उस पार्टी का लेजर नहीं बनाना चाहता, मैंने वहीं से क्रेडिट कार्ड से या बैंक से पेमेंट कर दिया था, तो उसकी एंट्री मैं यहाँ पे कर लूंगा, और सेव करने के टाइम पे जीएसटी रिपोर्ट बेसिस बता दूंगा कि एज स्पेसिफाइड बिलो, उस पार्टी की जो भी डिटेल्स है वो यहाँ हो जाएगी। मुझे उस पार्टी का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उससे रोज रोज डेली बेसिस पे डील नहीं करता। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। टैक्स पेड एक्सपेंसेस B2C, ये सारी चीजें जो हैं कि आपकी जनरल एंट्री पेमेंट वाउचर में भी आएगी और जनरल एंट्री में भी आएगी। टैक्स पेड एक्सपेंसेस ऐसा हो गया कि जैसे आपने होटल में गए खाना खाने, और वहां पे उन्होंने टैक्स लगा करके बिल दे दिया आपको, जो कि उसका जो है कि इनपुट नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे टैक्स एक्सपेंसेस B2C कर देंगे, टोटल का अमाउंट यहाँ हो जाएगा इस तरीके से, मान लीजिए जैसे यही है, तो फूड चार्जेस हो जाएगा 1000, और पार्टी भी पूरी हो जाएगी 1000, मतलब टैक्स अमाउंट प्लस टैक्सेबल अमाउंट दोनों वहीं पे आपके ऐड हो जाएंगे। फिर बाकी जो जीएसटी नेचर हैं वो हम कल में डिस्कस करेंगे, जब हम आपकी जीएसटी समरी वगैरह के लेकर के डिटेल्स देखेंगे। फिर यहाँ पे आता है रिसीट वाउचर। रिसीट वाउचर के अंदर भी वही चीजें हैं कि जब आपने सेल किया, सेल के बाद जो पैसा मिला आपको, तो यहाँ पे आपको जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल लेना है। पार्टी कौन जिसने दी पैसे वो, और फिर नीचे डेबिट के अंदर कैश या बैंक अकाउंट दो ही नजर आएंगे, आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल तब लेना है जब आपने कोई पेमेंट करी थी, जिसकी सेल करी थी और उसकी अमाउंट आपको रिसीव हुई। फिर यहाँ पे आता है जीएसटी नेचर एक एडवांस रिसीट का। तो एडवांस रिसीट क्या होता है, जैसा आपको पता होगा कि जब नया जीएसटी आया था स्टार्टिंग में, तो उन्होंने बोला था कि अगर किसी भी केस में अगर आप कोई एडवांस में पैसा रिसीव करते हो किसी ऑर्डर के अगेंस्ट में, तो आपको एडवांस में ही टैक्स पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। लेकिन वो रूल अब अप्लाई नहीं है, अब वो सर्टेन बिजनेस क्लास के लिए ही अप्लाई है, वो सर्विस सेक्टर में ही अप्लाई है। अगर आज की डेट में एडवांस रिसीव करता है, जैसे अगर हम लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज से हैं, मैं किसी के पास गया कि मैं सर्विस देने जा रहा हूँ, कि उनको सॉफ्टवेयर देने जाऊंगा प्लस सर्विस देने जाऊंगा, और मैंने उस पार्टी से एडवांस में पैसे रिसीव कर लिए, तो मुझे यहाँ पे जीएसटी नेचर एडवांस रिसीट लेना है, और इसके ऊपर जो भी जैसे 100 रुपए पे जो भी टैक्स रेट लगेगा, जैसे मैंने एडवांस रिसीव किया और सेव करूंगा, तो ये पूछेगा रेफरेंस नंबर वाउचर नंबर हो जाएगा, एडवांस अमाउंट टैक्स रेट, तो बेसिकली ये 18% ही चलेगा आज की डेट में, ये लेकर के मैं सेव कर दूंगा। तो ये क्या है कि GSTR 1 के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन जो एडवांस का है वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। तो ये चीजें यहाँ पे यूज होती थी, अब जनरली यूज में नहीं है। तो आप इसको एक तरीके से मान लीजिए, रिसिप्ट में जो भी आपको एंट्री करनी है वो हमेशा नॉट एप्लीकेबल लेकर के ही एंट्री करनी है। जनरल एंट्रीज पे आएंगे तो जनरल में जितनी भी तरीके की कोई भी एंट्रीज आप यहाँ पे अपनी पोस्ट कर सकते हैं, एक्सपेंसेस रिलेटेड या जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं आपकी, वो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो जीएसटी नेचर नॉट एप्लीकेबल, जिसपे जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, वो लेकर के आप यहाँ पे सेव करेंगे। रजिस्टर्ड एक्सपेंस B2B, जैसा मैंने पेमेंट में बताया था, सेम प्रोसेस फॉलो करना है यहाँ पर भी आपको, लेकिन यहाँ पे आपसे लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। इन
अब पहले बीजी 18 तक आपको जनरल एंट्री से करना पड़ता था, अब आप सीधे पेमेंट से भी कर सकते हैं, आपको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट जो भी है आपके एक्सपेंसेस वगैरह डेबिट हो जाएंगे, और क्रेडिट हो जाएगी जिसको भी आपने दिया, एम्प्लॉयज को दिया, जिसको भी दिया, या वो जो भी क्रेडिट है, ये तो नॉर्मल जनरल एंट्रीज है, आप यहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। बाकी जीएसटी नेचर में आता है टैक्स पेड एक्सपेंसेस, जो मैंने पेमेंट में बताया सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। एक आरसीएम एक्सपेंसेस आता है, तो आरसीएम एक्सपेंसेस की कल हम डिटेल में 15-20 मिनट की डिस्कशन करेंगे। फिर आता है यहाँ पे एग्जेम्प्ट एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जो कि एग्जेम्प्ट हैं, तो क्योंकि इन सेक्शंस की डेटा जो है कि जीएसटीआर 1 में या जीएसटीआर 3 में अलग से मानी जाती है, इसलिए आप कोई एक्सपेंसेस यहाँ से बुक कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एग्जेम्प्ट एक्सपेंसेस लेकर के एंट्री करके सेव कर सकते हैं। फिर कंपोजिशन एक्सपेंसेस, अगर कोई परचेजेस आपने कंपोजिशन डीलर से किया हुआ है तो आपको यहाँ पे कंपोजिशन एक्सपेंस लेकर के अपनी एंट्री सेव करनी है। फिर नॉन जीएसटी एक्सपेंसेस, तो नॉन जीएसटी अगर आपने कोई डीजल पेट्रोल वगैरह बाई किया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे करके सेव करना होता है। डेबिट क्रेडिट नोट, इसको अभी छोड़ देते हैं, और कंसोलिडेटेड आरसीएम पेबल का जो जीएसटी नेचर है वो हम कल डिस्कस करेंगे। जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट और जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो ये रहा आपका जनरल एंट्री का। फिर कॉन्ट्रा के अंदर दो तरीके की एंट्री आती है, कैश आपने डिपॉजिट किया बैंक अकाउंट में, या बैंक अकाउंट से आपने कैश को विड्रॉ किया, तो ये यहाँ पे सिर्फ वही अकाउंट की एंट्री यहाँ पे आएगी। ये देखेंगे तो देखिए डेबिट में सिर्फ आपको क्या दिख रहा है, दो ही अकाउंट दिखेंगे यहाँ पे कॉन्ट्रा के अंदर। अगर आपने बैंक में पैसा जमा कराया तो बैंक ऊपर डेबिट हो जाएगा, और नीचे आपका यहाँ पे भी क्रेडिट में देखेंगे तो सिर्फ दो ही अकाउंट नजर आएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से कंट्रा में आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। फिर डेबिट नोट विदाउट आइटम और क्रेडिट नोट विदाउट आइटम, इस पे आज हम इसको देखते हैं। तो डेबिट नोट विदाउट आइटम, तो ये क्या है कि एक दो तरीके से चीजें होती हैं। एक तो हमने सेल कर दिया, सेल करने के बाद सेल रिटर्न आया, तो सेल रिटर्न में क्या होता है कि जो आपने क्वांटिटी को सेल करी थी वो क्वांटिटी भी वापस आती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप सेल तो कर दिए, मान लीजिए आपने 100 रुपीज में किसी प्रोडक्ट को सेल किया था, लेकिन अब आपको उस पार्टी को डिस्काउंट देना पड़ रहा है उस पे, नहीं जी गलत प्राइस आपने दे दिया था, 98 पे देना चाहिए था। तो उस केस में आपको आपके पास क्वांटिटी रिटर्न नहीं आती है, लेकिन जो टैक्सेबल अमाउंट है या जो प्राइस है वो कम हो जाती है। तो वो आपको यहाँ पे डेबिट नोट विदाउट आइटम में या क्रेडिट नोट विदाउट आइटम में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जीएसटी नेचर पूछ रहा है डेबिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल, अगर मैंने सेल किया था और उस सेल के अगेंस्ट मैं डेबिट नोट इशू करने जा रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है डेबिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल, या फिर मुझे रिसीव हुआ था क्रेडिट नोट सामने वाले से, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे क्रेडिट नोट रिसीव्ड अगेंस्ट परचेज। इसकी इंपैक्ट हमारी जीएसटीआर 1 पे या जीएसटीआर 2 में आती है। और नॉट एप्लीकेबल, जनरल पहले होता था कि अगर हमें अकाउंट सेटल करना है जिसपे जीएसटी से कोई मतलब नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे लेकर के करते हैं। तो मैंने मान लीजिए डेबिट नोट इशू अगेंस्ट सेल लिया, तो यहाँ पर डेबिट में आ रही है, अगर मैं डेबिट में देखूं तो मेरे सारे पार्टीज आ रहे हैं। फिर क्रेडिट में क्या होगा, तो सेल्स दिया, जैसे यहाँ पे मैंने डेबिट नोट इशू कर रहा हूँ, तो मतलब मैंने 100 रुपए की सेल करी थी, मैंने गलत प्राइस दे दिया था, मुझे 102 में करना चाहिए था, तो मैं फिर डेबिट नोट इशू करूंगा। तो सेल्स में मेरा यहाँ पे जो आएगा वो टैक्सेबल अमाउंट आएगा, तो टैक्सेबल अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। फिर जो भी आपकी सीजीएसटी का पार्ट है, आउटपुट या आईजीएसटी है, वो आप यहाँ पे जो है कि लगाएंगे। ये जो टैक्स अमाउंट है आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे डालना होगा। जब आप इसको सेव करेंगे तो सेव के टाइम पे यहाँ पे विंडो ओपन होगी, और यहाँ बताना होगा आपको कि किस रीजन से आप ये डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। तो ये सारी रीजन जो है कि अवेलेबल है, आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये पूछ रहा है ओरिजिनल इनवाइस नंबर, तो पहले की रिटर्न्स में, आज से 4 महीने पहले की रिटर्न्स में जरूरी था डालना ओरिजिनल इनवाइस नंबर, लेकिन अभी जीएसटीआर 1 नए फॉर्मेट के हिसाब से इसको नहीं डालना है। आप इसको एंटर प्रेस करेंगे तो आप सीधे आगे चले जाएंगे, हमने यहाँ से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, पहले ओरिजिनल इनवाइस नंबर डालना जरूरी होता था। फिर उस आइटम का एचएसएन कोड क्या है, तो वो आप एचएसएन कोड डालेंगे, वो एचएसएन कोड सही होना चाहिए, उसका यूनिट क्या था, उसका टैक्स रेट क्या है, तो वो आप डालेंगे। ठीक है, और फिर आगे पूछ रहा है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या था, रजिस्टर्ड है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो भी होगी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके सेव करना होगा। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। मेरी यहाँ पे देखिए जीएसटी एडजस्टमेंट के विंडो के अंदर जीएसटी सीजीएसटी का अमाउंट दूसरा है और उसके अंदर दूसरा है, तो वो हमें वार्निंग देगा, वो आप इसको फिर इसको सेव करेंगे। तो ये हो गई आपकी
डेबिट नोट इशूड अगेंस्ट सेल की एंट्री। इसी तरीके से अगर आपको परचेज के अगेंस्ट में मिला है तो आप यहाँ पे क्रेडिट नोट रिसीव अगेंस्ट परचेज करके आप एंट्री सेव कर देंगे। तो इनकी जो रिफ्लेक्शंस होती हैं वो आपकी GSTR1 में और GSTR2 के अंदर रिफ्लेक्ट जाती है। डिपेंड करता है कि वो सेल के अगेंस्ट था या वो परचेज के अगेंस्ट था। इसी तरीके से क्रेडिट नोट में आप आएंगे तो क्रेडिट नोट के अंदर क्या है कि जैसे डेबिट नोट मैंने इशू किया था अगेंस्ट सेल, तो वहां पे सेल की प्राइस बढ़ रही थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी सेल्स की प्राइस कम हो जाएगी, मतलब डिस्काउंट आप देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए डेबिट सेल्स ले सकते हैं आप, यहाँ पे डेबिट सेल्स को या डिस्काउंट को भी लेजर ले सकते हैं आप। तो अमाउंट जो भी है आप यहाँ डाल देंगे और आपकी जो भी अकाउंट थी CGST की या IGST की वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके सेव करेंगे। यहाँ पे जो अमाउंट होगा वो आपको कैलकुलेट करना होगा। फिर वही चीजें, सारी चीजें हैं आपको यहाँ पे डाल के सेव करेंगे तो आपकी उसी तरीके से GSTR1 के अंदर रिफ्लेक्शन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का। स्टॉक ट्रांसफर की एंट्री तब करते हैं जैसे आपके पास मल्टीपल गोडाउन्स हैं, गोडाउन 1 और गोडाउन 2। आप एक स्टोर से दूसरे स्टोर में स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप यहाँ पे एंट्री सेलेक्ट करेंगे। आपसे डेट पूछेगा, वाउचर नंबर पूछेगा, फ्रॉम मेटेरियल सेंटर, कौन से मेटेरियल सेंटर से, मतलब कौन से स्टोर से आप स्टॉक किस स्टोर में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 में दूसरा स्टोर आ जाएगा और आइटम सेलेक्ट करके आप सेव कर देंगे। तो आपका फ्रॉम वाले स्टोर से स्टॉक कम हो जाएगा और 2 वाले स्टोर में स्टॉक आपकी बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन फीचर है, इसको हमें नहीं देखना है। स्टॉक जनरल बेसिकली अगर कोई आइटम्स आपको अपने हिसाब से जनरेट करनी है, जैसे मान लीजिए बुक्स के अंदर 20 हैं लेकिन आपके गोडाउन में काउंट किया तो 25 है, तो आप स्टॉक जनरल में आकर के उस 5 क्वांटिटी को आइटम जनरेटेड में आकर के इंक्रीज कर सकते हैं। या फिर वही उल्टा हो जाता है कि बुक्स में 50 है बट आपने स्टोर में काउंट किया तो वहां पे 30 है, तो आप यहाँ पे 20 आकर के कम कर सकते हैं ताकि आपकी बुक्स की स्टॉक और आपकी जो एक्चुअल स्टॉक है वो सही हो जाए। तो स्टॉक जनरल का वो प्रोसेस होता है जो आप यूज कर सकते हैं। मेटेरियल इशू टू पार्टी और मेटेरियल रिसीव फ्रॉम पार्टी, ये जो है प्योर इन्वेंट्री वाउचर है। इस वाउचर से सिर्फ आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, इससे इससे किसी भी लेजर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, आपने मेटेरियल इशू टू पार्टी किया, और ये भी एक थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है। इसमें जैसे सेल चालान होता है, आप चालान पे बना सके भेजते हैं, तो उन सारे चीजों को यूज करते हैं। बाकी बिल्कुल सेम होता है जैसे हम सेल या परचेज में यूज करते हैं, बस इसका इम्पैक्ट क्या है कि लेजर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। फिजिकल स्टॉक वाउचर है, ये स्टॉक जनरल्स का अपडेटेड वाउचर है। फिजिकल स्टॉक में क्या करेंगे आप कि आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा बुक्स में कितने हैं और आप काउंट करके आ जाइए आपके पास स्टोर में कितने पड़े हुए हैं। तो ये क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट जितनी भी इंक्रीज या डिक्रीज करनी होगी वो आइटम्स को सेलेक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने लिया तो बता रहे बुक में माइनस है -2139, मैंने फिजिकल काउंट किया जी मेरे पास 10 है या 1000 है। तो ये क्या करेगा कि बाय डिफॉल्ट एक स्टॉक जनरल की एंट्री वो पोस्ट कर देगा बैकग्राउंड में। ठीक है, तो फिजिकल स्टॉक में आप जाइए, काउंट कर लीजिए फिजिकली कितना पड़ा हुआ और यहाँ डाल दीजिए। ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट एक स्टॉक जनरल की एंट्री पोस्ट कर देगा। तो आप ये देखें तो ये पोस्ट कर दिया उसने उतनी, अब मुझे जनरेट करके दे दिया है। ठीक है, फिर ट्रांजेक्शन के अंदर GST मिसलिनियस यूटिलिटीज है, तो ये पार्ट हमारा 3rd और 4th डे में यूज में आएगा, जब हम आपको बताएंगे GST समरी में कैसे एडजस्टमेंट की एंट्रीज वगैरह होती हैं या फिर GST रिकन्सिलेशंस हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये सारी पार्ट हम कल देखेंगे। तो आज की डेट में जो मेन फोकस था हमारा परचेज की ट्रांजेक्शन और सेल की ट्रांजेक्शन पे, और जो है बाकी नॉर्मल ट्रांजेक्शन की और जर्नल एंट्री की जितनी भी GST नेचर्स हैं, जब मैं GST समरी पे आऊंगा तो उसको सारे बताएंगे किस तरीके से हमें उसको यूज करना है। तो आज का प्रेजेंटेशन जो है कि मेरी तरफ से यहीं पे समाप्त होता है।